नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज इस वीडियो में आपके बीच में हम हाजिर हैं कि जो अपनी प्रश्नावली 3.1 है उसके प्रश्न संख्या 6 से लेकर के जो इसका लास्ट क्वेश्चन है वहाँ तक इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए 1 से लेकर के 5 तक की जो क्वेश्चन है वो हमें इस एक्सरसाइज के वीडियो के पार्ट फर्स्ट में हम बात कर चुके हैं। सेकेंड पार्ट में प्रश्न संख्या 6 से। चलिए प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों से x, y, z के मान ज्ञात कीजिए, के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में बताया गया है कि निम्नलिखित समीकरण से x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए अपने को 3 पॉइंट दिए गए हैं। हम बारी बारी से प्रत्येक पॉइंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पॉइंट फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। 2 मैट्रिक्स दी गई हैं। मैट्रिक्स से पहली मैट्रिक्स में लिखा हुआ है 4, 3, x 5 बराबर दूसरी मैट्रिक्स में लिखा हुआ है y, z 1, 5। देखिए दोनों मैट्रिक्स जो है उसके बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब पहली बात तो समीकरण बोल दिया गया था यहाँ, इसका मतलब दोनों पक्ष बराबर है। और यहाँ से भी हम नहीं समझे तो यहाँ देख लीजिए बराबर का चिन्ह आ रहा है, तो इन दोनों मैट्रिक्स को समान मैट्रिक्स माना गया है। तो हम पहले बताएंगे चूँकि दोनों मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिक्स है, समान मैट्रिक्स। दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स है। समान मैट्रिक्स की विशेषता क्या होगी कि जो इनके संगत अवयव होंगे, इनके संगत अवयव वो क्या होंगे, बराबर। संगत अवयव बराबर होंगे। संगत का मतलब समझ लीजिए कि जैसे ये अवयव है, ये कौन सा अवयव है, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। पहली पंक्ति का पहला अवयव और पहले स्तंभ का भी पहला अवयव। तो ऐसी ही स्थिति वाला अवयव ये होगा। ये कौन से स्थिति पे है, वैसी ही स्थिति वाला जो अवयव है वो एक दूसरे के संगत होंगे। तो इस लाइन लिखने मात्र से ही लगभग बातें हम समझ गए। और जैसे जिस क्रम में इसने पूछा गया उसी क्रम से अपनी स्टार्ट कर। जैसे x का मान पूछा गया तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए x यहाँ लिखा हुआ है, इसको सीधा डायरेक्ट समझ लो, पहले स्तंभ का दूसरा अवयव। तो यहाँ पहले स्तंभ का दूसरा अवयव कौन है, 1 है। तो ये दोनों अवयव संगत है, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 होगी। अब जब हम y की बात करें तो ये y कौन है, पहले स्तंभ का पहला अवयव। यहाँ पर पहले स्तंभ का पहला अवयव, ये अवयव और ये अवयव क्या हो गए, संगत। तो यहाँ से y का मान कितना हो गया, यहाँ से y का मान हो गया 4। अब z की बात करें तो आप देखिए z कौन है, दूसरे स्तंभ का पहला अवयव है। यहाँ पर दूसरे स्तंभ का पहला अवयव कौन है, 3 है। दूसरे स्तंभ का पहला अवयव, यहाँ पर ये दूसरे स्तंभ का पहला अवयव, संगत हो गया। तो z का मान यहाँ पर हो गया 3। बहुत ही आसान बात थी। x, y, z का मान हमने इस प्रकार से प्राप्त किया। अब जैसे पॉइंट नंबर 2 है, वहाँ पर समीकरण दिया गया हमने को x + y 2, 5 + z x, y बराबर 6, 2, 5, 8। ये 2 मैट्रिक्स आपको यहाँ दी गई है। और यहाँ पर भी ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, समान मैट्रिक्स है। इसलिए सबसे पहले आप ये बताएंगे कि दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स है, इनके संगत अवयव है वो बराबर होंगे। अब हम तुलना करते हैं। अब यहाँ से देखिए जैसे ये पहले स्तंभ का पहला अवयव, यहाँ पर पहले स्तंभ का पहला अवयव, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो x + y बराबर हो गया 6। अब आपको ये और देखना है कि एक्स वाई और कहाँ पर आ रहा है, एक्स वाई यहाँ पर आ रहा है। पहले हम एक्स और वाई की ही बात कर लेते हैं। एक्स वाई यहाँ पर आ रहा है, ये दूसरे स्तंभ का दूसरा अवयव है, यहाँ दूसरे स्तंभ का दूसरा अवयव 8 है, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो गई
8 होगी। हम क्या करेंगे, पहले वाला जो ये आपका समीकरण बना हुआ x + y = 6, यहाँ से किसी भी एक चर का मान निकाल लेंगे। मान लीजिए जिससे अपन y का मान निकालना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा 6 - x। इसको समीकरण नंबर 2 बना दो और इसको बना दीजिए आप समीकरण नंबर, इसको समीकरण नंबर 1 बना दो, इसको 2 बना दो। ठीक है, समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 में y का मान रख दो। समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 में y का मान रखने पर तो देखिए क्या स्थिति रहेगी। ये अक्ष समीकरण नंबर 2 में हम मान रख रहे हैं इनटू y की जगह ये लिखेंगे 6 - अक्ष बराबर, यहाँ 8 लिखा हुआ है तो ये 8 लिख दीजिए। इस अक्ष को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 6 अक्ष माइनस अक्ष स्क्वायर बराबर 8 है। सभी पदों को एक तरफ लिख दो और बड़ी घात वाले पद को पहले घातों के घटते क्रम में लिख दीजिए, ताकि ये आप समझ गए होंगे द्विघात समीकरण बन चुका है। तो अक्ष स्क्वायर माइनस का, ये 6x प्लस का है ही, 8 जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। किसी भी समीकरण की यदि प्रथम पद में माइनस आ जाता है तो उसको अपने को हटा लेना चाहिए, नहीं तो अपन क्या जब उसको सोल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं वो माइनस वो मिस हो जाएगा। तो इस माइनस को अपन अभी यहीं हटा देते हैं और हटाने का तरीका है कि प्रत्येक पद को माइनस से गुणा करो। और आप जानते हैं कि किसी भी संख्या को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। सबका चिन्ह बदल दो, ऑटोमेटिक यहाँ से माइनस हट जाएगा। अक्ष स्क्वायर ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये भी प्लस का हो जाएगा बराबर 0। और इसको आप गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। ये एक द्विघात समीकरण बना हुआ है। तो अक्ष स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हमें इसके जो टुकड़े करेंगे तो ये इतने होंगे। किस प्रकार से हो रहे हैं वो आप समझ गए होंगे। तरीका क्या होता है कि पहले और तीसरे पद को हम एक बार लिख देते हैं। पहले और तीसरे पद को गुणा करके यहाँ लिखेंगे। 8 के बारे में ये सोचेंगे कौन कौन सी संख्याओं को गुणा करने पर 8 आता है। तो 2 को 4 से गुणा करने पर 8 आ सकता है, या 8 को 1 से गुणा करने पर 8 आ सकता है। इन दोनों को जोड़ के चेक करो, वो संख्या बीच में मिलनी चाहिए, 6 मिल गया। तो 2 + 4 तब 6 आया। सबके साथ अक्ष लगा देंगे क्योंकि हमें बीच में चर कौन सा चाहिए, अक्ष चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि जब बीच वाला पद माइनस का होता है तो इनके चिन्ह बदलेंगे। तो ये भी माइनस का हो जाएगा, फिर ये भी माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का। तो माइनस का जो 6x है, यहाँ जो माइनस का 6x है वो अपने को यहाँ दिखाई दे दिया। तो यहाँ पर जो माइनस का 6x है उसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2x और माइनस का 4x। ये पद आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। अब इन दोनों पदों से कॉमन ले लो, इन दोनों पदों से कॉमन ले लो। यहाँ से x कॉमन आएगा तो x - 4, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो ये भी x - 4। जब हम कॉमन लेते हैं तो ये ध्यान होना चाहिए कि कॉमन ली गई संख्या के पहले यदि माइनस का चिन्ह है तो ये चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक है, दोनों जगह एक जैसा ब्रैकेट आ रहा x - 4, तो इसको एक बार फिर कॉमन ले लेंगे। और अब बच गया x से -2 बराबर 0। जब इसके बराबर 0 रखोगे सरल करोगे और इसके बराबर 0 रखोगे सरल करोगे तो आपको यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी। x का मान एक तो 4 मिलेगा और एक 2 मिलेगा। ये x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x का मान एक बार 4 समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण नंबर 1 में, तो ये आपका समीकरण नंबर 1 है। तो y बराबर 6 - 4, तो x का मान y का मान आ गया 2। इसी प्रकार x के मान हमारे पास में 2 आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ x बराबर 2 रखेंगे, ये मान भी हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो x का मान जब 2 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा, समीकरण नंबर आपका 1 ये है, तो 6 - 2 बराबर 4। तो x के 2 मान आ गए थे, y के भी 2 मान आ गए अपने पास में। कौन कौन से, एक तो 2 आ रहा है और एक यहाँ पर 4 है, तो ये y के मान हो गए। यहाँ पर x के 2 मान हो गए थे। ठीक है, अब अपने को z की वैल्यू और प्राप्त करनी है। और z का मान निकालने के लिए देखिए यहाँ कि यहाँ पर इसको कोई z नहीं समझ ले भाई, ये 2 है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए z कहाँ आ रहा है, यहाँ तो z कहीं आ नहीं रहा है, z आ रहा है यहाँ पर। और ये कौन सा अवयव बोला जा सकता है,
या मैं ऐसे कह सकता हूँ प्रथम स्तंभ जो है उसका पहला अवयव है। तो यहाँ पहले स्तंभ का पहला अवयव कौन है, यहाँ पर ये प्रथम स्तंभ का दूसरा अवयव हो गया, सॉरी, और ये पहले स्तंभ का दूसरा अवयव यहाँ पर आ रहा है। तो ये पद और ये पद है वो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि 5 प्लस जो जेड है बराबर में क्या हो जाएगा 5, और जेड की वैल्यू निकालेंगे तो 5 माइनस 5, यहाँ से जेड की वैल्यू हो जाएगी 0। अब हम सब वैल्यू एक साथ लिख देंगे। अतः अक्स बराबर क्या होगा, अक्स के 2 मान आए थे, या तो 2 होगा या इसका मान 4 होगा, और y का मान भी या तो 4 होगा या 2 होगा, ठीक है। z का केवल एक ही मान होगा 0। ये आपकी हो गई अक्स y और z की वैल्यू। यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा आराम से काम करना है और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अपन जैसे पॉइंट नंबर 1 की बात की है, अब हम पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 2 की बात हम यहाँ कर चुके हैं। अब हम पॉइंट नंबर 3 की बात करने वाले हैं। तो देखिए पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 जो है उसमें भी अपने को यही सावधानियां रखनी है जो अपने सावधानी रखी है। और आप जानते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये तो एक प्रचलित डायलॉग है, आप सब जानते ही हैं। तो मैथ्स भी एक ऐसा ही सब्जेक्ट है कि थोड़ी सी भी सावधानी से आप हट जाते हैं, लापरवाही कर देते हैं, तो पूरे क्वेश्चन का जो रिजल्ट है वो गलत हो सकता है। तो अपने को बिल्कुल सावधानी बनाए रखनी है। और पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 में एक मैट्रिक्स दी गई है, वो मैट्रिक्स है अक्ष प्लस वाई प्लस जेड, ये पहला अवयव है, और इसका दूसरा अवयव है अक्स प्लस जेड, अक्स प्लस जेड, और यहाँ पर आ रहा है वाई प्लस जेड। इसके बराबर में मैट्रिक्स दी गई है 9 5 7। आपको ध्यान हो गया होगा इसमें 3 पंक्तियाँ आ रही है, तो पंक्तियों की संख्या 3, लेकिन स्तंभ एक ही है। 3 गुणा 1 की एक मैट्रिक्स है, ये भी 3 गुणा 1 कोटि की मैट्रिक्स है। दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स है, अतः इनके संगत अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये पहला अवयव इसके बराबर होगा, बिल्कुल क्लियर बात है। अक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 9। यहाँ अक्स प्लस जेड इसका मान 5, और y प्लस जेड इसका मान 7। समीकरण नंबर 1, 2 और 3 इस प्रकार से समीकरण हम बना देंगे। अब किस में कैसे मान रखें वो आप समझना है। देखो समीकरण नंबर 2 में अक्स और जेड आ रहा है, ठीक है। तो इस अक्स प्लस जेड की जो वैल्यू है वो अपन क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो अक्स प्लस जेड की वैल्यू जब जैसे ही रखेंगे तो हमारे पास में y बचेगा, अगर y की वैल्यू आ जाएगी। जब अपन समीकरण नंबर 3 से ये वैल्यू इसमें रख देंगे तो यहाँ y जेड है तो वहाँ से x आ जाएगा, x आ जाएगा, y आ जाएगा, तो फिर तो z तो आना ही है। तो क्या करेंगे, एक बार समीकरण नंबर 1 में मान रखेंगे। अपना जो बड़ा समीकरण है वो पहला समीकरण है, तो समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से मान रखने पर कैसे मान रखना, देखो यहाँ आ रहा है अक्स प्लस जेड, तो ये अक्स प्लस जेड है, इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 5, इसकी जगह तो हम लिख देंगे 5 अक्स प्लस जेड, क्योंकि अक्स प्लस जेड की वैल्यू यहाँ 5 है समीकरण नंबर 2 में, तो अक्स प्लस जेड की वैल्यू तो 5 हम रख ही देंगे। अब प्लस में y बच गया, ये y, और बराबर में कितना आ रहा है 9 है। अब इस 5 का पक्षांतरण कर दो, y बराबर ये हो गया 9 माइनस 5, तो y का मान कितना आ गया 4। अब आप ये कर सकते हो, y का मान है समीकरण नंबर जैसे इसमें रख दो 3 में, तो आपको सीधा क्या मिल सकता है z की वैल्यू, z की वैल्यू मिल जाती है, तो z का मान तुम समीकरण नंबर 2 में रख सकते हो। एक दूसरे में मान रखना, जो आपको ठीक लग रहा है वो किसी में भी रख सकते हैं। तो y का मान मैं कहाँ रख सकता हूँ, y का मान समीकरण नंबर कहाँ का रख सकते हैं, देखना y कहाँ है, या तो यहाँ पर है या यहाँ है। तो समीकरण नंबर 1 में क्यों रखे अपन, समीकरण नंबर 1 तो बड़ा है, इसको छोड़ दो, समीकरण नंबर 3 में रख दो, तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर तो ये y की जगह हम लिखेंगे 4 प्लस जेड
बराबर 7। 4 का उधर पक्षांतरण कर दो तो z बराबर हो जाएगा 7 - 4, z बराबर 3। ये होगी z की वैल्यू। अब z का मान आप कहाँ रख सकते हो? z का मान है यहाँ तो रखने से, यहाँ रखेंगे यदि अपन समीकरण नंबर 2 में, तो अपने को किसकी वैल्यू मिल जाएगी? अक्ष की। और वाई जेड तो मिल ही गया, अक्ष की वैल्यू और निकालनी है। तो z का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर तो समीकरण नंबर 2 ये है आपका, अक्ष प्लस जेड। जेड की जगह कितना लिखेंगे? 3। तो ये हो जाएगा अक्ष प्लस 3 बराबर 5। ये बराबर में 5 आ रहा है। अक्ष बराबर 5 - 3 और ये हो गई अक्ष की वैल्यू। ठीक है, और लास्ट में हम एक साथ में लिख देंगे। अतः अक्ष का मान तो हो गया 2 और y का मान हो गया 4, z का मान 3। ये तीनों वैल्यू हमें प्राप्त होगी। इस प्रकार से हम अक्ष y z का मान प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका 6ठा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम प्रश्न संख्या 7 की बात करेंगे। प्रश्न संख्या जो 7 है, ठीक उसमें भी तरीका यही होगा, क्योंकि अपने को समान मैट्रिक्स दी जाएंगी और समान मैट्रिक्स के लिए आप गुणधर्म जान चुके हैं कि समान मैट्रिक्स में क्या होते हैं? संगत अवयव बराबर होते हैं। इस गुणधर्म को ध्यान में रखते हुए हम अज्ञात राशियों का मान प्राप्त करेंगे। 7वां क्वेश्चन है, समीकरण a - b 2a - b 2a + c 3c + d बराबर -1 5 0 13 हो तो यहाँ पर देखो 4 अज्ञात राशियाँ आ रही है। a आ रहा है, b आ रहा है, c और d। तो इनका मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है, का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता चल गया कि दोनों मैट्रिक्स हैं, उनको क्या बताया गया? समान मैट्रिक्स। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स है, इनके संगत अवयव क्या होंगे? बराबर। अब थोड़ी तुलना कर लीजिए। थोड़ा सा ध्यान रखना, देखो जैसे ये पहला अवयव है इस मैट्रिक्स का, तो इसी स्थिति वाला यहाँ पर कौन सा अवयव है? -1। पहला अवयव, ये पहला अवयव, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। a - b बराबर -1। अब आप उन्हीं अवयवों को देखिए जहाँ ए बी ही आ रहा हो, क्योंकि पहले हम ए और बी की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आ रहा है ए बी, यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसको लिख देंगे अपन 2a - b। ये पहले स्तंभ का दूसरा अवयव है, तो यहाँ पहले स्तंभ का दूसरा अवयव कौन है? 0। इसको आप समीकरण नंबर 1 बना दो, इसको समीकरण नंबर 2 बना दो। इनकी बात हो गई। ये जो अवयव हो किसके बराबर आएगा? 5 के बराबर। तो यहाँ लिख दो 2a + c बराबर 5। इसको आप समीकरण नंबर 3 बना दो। इसी प्रकार 3c + d, ये जो अवयव है ये किसके बराबर होगा? 13 के। इसको समीकरण नंबर 4 बना दीजिए। पहले हम इन दोनों समीकरणों की बात कर लेते हैं। इसमें a भी आ रहा है, b भी आ रहा है, तो इनको सरल करने के लिए हम चाहें तो इसको प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से सरल कर दें। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ b के गुणांक बिल्कुल बराबर नज़र आ रहे हैं, तो इसको विलोपन विधि से सरल करना आसान रहेगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए समीकरण नंबर जो 1 है और 2 उनको लिख लेंगे। 1 में लिखा हुआ है ये, और समीकरण नंबर 2 में लिखा हुआ है ऐसा। अब जिनके गुणांक बराबर हैं, जैसे यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, उनका निशान भी एक जैसा है। जिनके गुणांक बराबर होते हैं, जिनका निशान एक जैसा होता है, उस पद का अपन विलोपन चाहते हैं, उसको हम हटाना चाहते हैं, और वो तभी हटेगा कि जब अपन इसका निशान चेंज करेंगे। कहने का मतलब क्या है, ये दोनों निशान एक जैसे हैं तो घटाना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे घटाने पर यहाँ समीकरण नंबर 1 व 2 से, ये चीज़ें हमने समीकरण नंबर 1 और 2 से लिखा है, थोड़ा सा यहाँ बता दीजिएगा। निशान चेंज करेंगे
तो ये b प्लस माइनस का है और यहाँ b प्लस का हो गया, तो ये तो कट जाएगा। 2a माइनस का है, ये a प्लस का, तो 2a में से a घटेगा तो माइनस का a बचेगा। यहाँ माइनस का 1 है, इस जीरो से अपने को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जीरो का मतलब होता है कुछ भी नहीं, इसको जोड़ो या घटाओ क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये रहेगा इसका रिजल्ट -1। और जब a का मान हमारे पास में माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब देखो a का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। जैसे ही समीकरण नंबर 1 या 2 में रखोगे तुम्हें b की वैल्यू मिल जाएगी। तो a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 आपका ये है, a की जगह हम 1 लिख देंगे, 1 माइनस b बराबर -1। ये 1 उधर जाएगा तो ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का, पक्षांतरण होने के बाद माइनस b बराबर ये हो जाएगा -2। माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ से b की वैल्यू आ गई 2। अब a और b की वैल्यू आ गई तो अब अपने को प्रॉब्लम नहीं है। देखो a की आ गई, b की आ गई, अब चेक करो c कहाँ रहा है, c यहाँ रहा है, यहाँ रहा है। लेकिन समीकरण नंबर 3 में हमारे पास में जो a है, a की वैल्यू हम ज्ञात कर चुके हैं। जैसे ही हम समीकरण नंबर 3 में a का मान रखेंगे तो c का मान आ जाएगा। तो हम बोलेंगे a का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, a का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 ये है और a का मान आ रहा है 1, तो इसमें a का मान 1 लिखते हुए रख दो। 2 गुणा 1 प्लस a का मान 1 हो गया, प्लस c बराबर 5। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, प्लस c बराबर 5। c का मान निकालेंगे तो इस 2 का उधर पक्षांतरण कर देंगे और यहाँ से c की वैल्यू आ गई 3। a आ गया, b आ गया, c आ गया। अब बच गया d। d कौन से समीकरण में आ रहा है, चौथे समीकरण में। तो d के अलावा कौन सा चर है इसमें, c। तो c का मान हम निकाल चुके हैं वहाँ। अब क्या बोलेंगे, c का मान समीकरण नंबर कहाँ रख देंगे, 4 में रख देंगे। तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे c का मान, c का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, ठीक है। तो ये हो गया 3 गुणा c का मान वहाँ 3 आ रहा है, तो ये 3 प्लस d बराबर 13। 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, तो 9 का उधर पक्षांतरण कर देंगे अपन, तो ये हो जाएगा d बराबर 13 - 9 और d का मान 4। a b c d सब की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई, तो लिख देंगे अतः a का मान 1, b का मान हमने प्राप्त किया था 2, c का मान 3 और d का मान 4। माने संयोग से बहुत ही शानदार आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कंटिन्यू आ रहे हैं। a का मान 1 है, b का मान 2 है, c का मान 3 है, d का मान 4 है। तो इस प्रकार से हम लोग इनको सरल करेंगे। प्रश्न संख्या 7 के जस्ट बाद प्रश्न संख्या 8 की बात करेंगे। आप तो लगातार हमारे चैनल पे बने रहें। मैथ में एक दिन ऐसा आएगा कि मैथ आपसे थर थर काँपने लगेगी, क्योंकि आप लोग मैथ में इतने दक्ष हो जाओगे, इतना दक्ष हम आपको बना देंगे कि किसी भी प्रश्न में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपका जो IQ लेवल है उसके अकॉर्डिंग आप उसको बहुत ही फास्ट तरीके से समझेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 8, 8वां जो क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है a बराबर aij का मतलब है कि इसके अज्ञात अवयव है जिसका व्यापक रूप लिख दिया, और यहाँ इसकी कोटि लिखी गई है m गुणा n। ये पंक्ति, ये स्तंभ है। एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है, तो अब वो वर्ग आव्यूह है लेकिन कब होगी ये कह रहा है। इसमें ऑप्शन वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। ऑप्शन ए जो है इसमें लिखा गया है कि m लेस देन n, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कि m ग्रेटर देन n, और c m बराबर n, और d लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नहीं देखना है। वर्ग आव्यूह, वर्ग मैट्रिक्स, आपको ध्यान होगा कि ये चैप्टर जैसे ही हमने स्टार्ट किया था उसी टाइम हमने स्टार्टिंग में बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात की थी, और मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स की कोटि क्या है,
किस किस प्रकार की मैट्रिक्स होती है। तो मैट्रिक्स की जो टाइप्स हैं उनकी बात की थी, उसमें मैट्रिक्स की एक टाइप आ रही थी वर्ग मैट्रिक्स। और याद है, इसके नाम से बता दूं मैं, वर्ग में आप जानते हो कि लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, यहाँ लंबाई चौड़ाई तो होती ही नहीं है मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में तो दो ही चीज़ होती है, पंक्ति या स्तंभ। वहाँ वर्ग के लिए हम बोलते हैं कि लंबाई चौड़ाई बराबर होती है ना। और यहाँ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पंक्ति और स्तंभ है, तो यहाँ पंक्ति और स्तंभ बराबर हो जाएंगे, हो गई इसकी परिभाषा। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है उसको क्या बोलते हैं, वर्ग मैट्रिक्स। अब अपने पता चल गया कि कोई भी वर्ग मैट्रिक्स होगी तो उसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर होगी। तो पंक्तियों की संख्या इसमें m है, स्तंभों की संख्या n है, इनकी संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर। तो ये आपका ऑप्शन सी राइट होगा। इतना सही काम था। इसके बाद प्रश्न संख्या 9। प्रश्न जो 9 है उसमें बताया गया है कि अक्ष तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह में निम्नलिखित युग्म समान है, के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है। ठीक है, ये अपने को कंडीशन दी गई है और दो मैट्रिक्स दी गई है। यहाँ पर पहली मैट्रिक्स दी गई है 3 अक्ष प्लस 7, यहाँ लिखा हुआ y प्लस 1 5 2 माइनस 3 अक्ष 0। दूसरी जो मैट्रिक्स उसमें लिखा हुआ 0 y माइनस 2 और यहाँ से 8 और यहाँ 4। अब हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो आप समझ गए कि इन दोनों मैट्रिक्स को क्या बताया गया है, समान मैट्रिक्स। तो पहले हम बताएंगे, चूँकि दोनों मैट्रिक्स किस प्रकार की है, समान मैट्रिक्स। दोनों मैट्रिक्स है वो समान मैट्रिक्स है, अतः इनके संगत अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे। इस गुणधर्म का ख्याल हमके रखना है और इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। जैसे इसमें x और y की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम x और y की ही बात करते हैं। पहले x की बात कर लेते हैं कि x कहाँ आ रहा है। x देखो यहाँ आ रहा है, तो इसकी तुलना यहाँ करने से आपको x की वैल्यू मिल सकती है। यहाँ से नहीं करो तो x यहाँ पर आ रहा है, इस अवयव की तुलना इससे करोगे तो भी आपको x की वैल्यू मिल सकती है। दो आपके पास दो ऑप्शन है, इसके बराबर ये लिख दो तो भी x की वैल्यू मिल जाएगी, और इस अवयव की तुलना इससे कर दोगे तो भी x की वैल्यू। अब ये डिपेंड अपने पे करता है कि हम कैसे करें। जैसे 3 अक्ष प्लस 7 बराबर क्या होगा, 0। या इधर देखो, दोनों में ही करने आपको, एक ही करना है, दोनों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेकिन बता रहा हूँ आपको मैं कि दोनों से हम कर सकते थे। 2 माइनस 3 अक्ष बराबर कितना होगा, ये अवयव इस 4 के बराबर माना जाएगा। चलो अब सरल करते हैं। पहले इस 7 का इधर पक्षांतरण करेंगे, -7 हो जाएगा, अक्ष बराबर हो जाएगा -7/3। अब इधर से इसको सरल करेंगे तो देखिए -3 अक्ष के दो वैल्यू आ सकते हैं, सॉरी। तो अब ये 2 है, पहले उस 2 का इधर पक्षांतरण करो तो कितना होगा, 4 माइनस 2 हो जाएगा। तो ये है -3 अक्ष, तो -3 अक्ष से बराबर क्या होगा, देखिए इधर बच जाएगा 2 प्लस का, और अक्ष का मान क्या आ जाएगा 2/3। यहाँ माइनस है तो ये माइनस, तो अक्ष का मान यहाँ से -2/3 आ गया, यहाँ से माइनस का 7/3 आ रहा है। ठीक है, तो अक्ष की दोनों वैल्यू यहाँ पर वैलिड है, अक्ष के दो मान होंगे, या तो ये होगा या ये होगा। अब y की यदि बात करें तो देखो ये अवयव है, ये इसके बराबर लिखा जा सकता है। तो यहाँ y-2 है, इसके बराबर 5 लिखा जा सकता है। हम तुलना कर रहे हैं तो y का मान निकालेंगे तो 5
और ये 2 इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ ये x की वैल्यू आ रही थी। और यहाँ से जब हम देखेंगे तो देखो यहाँ y का मान और यहाँ y का मान, ये जो वैल्यू है इस पद को इसके बराबर लिखेंगे तो आपको पता चल गया y + 1 बराबर 8 करेंगे तो 1 का पक्षांतर होते ही वहाँ से भी y का मान कितना आएगा, 7 ही आएगा। क्लियर हो गई बात। इसके लिए अपने को क्या है कि इसमें ऑप्शन टाइप में प्रश्न दिया गया, ये ऑप्शन दे रखे हैं A B C D। तो आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए में बताया गया है कि x का मान -1/3 और y का मान 7। ऑप्शन बी में कह रहा है कि ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं। ऑप्शन सी लिखा हुआ है कि y = 7 और x = 2/3। और ऑप्शन जो डी है उसमें लिखा गया है कि x = -1/3 और y = 7। ये -2/3 y, ये मान अपने पास -2/3 है। देखिए अभी जैसे हमने सरल करके देखा है तो x का मान -1/3 कहीं पे भी नहीं आ रहा। x का मान तो अपने पास में या तो -7/3 आया था या -2/3 आया था, ध्यान है आपको। तो -1/3 है ही नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब ज्ञात करना संभव नहीं है, ये बात तो गलत है। ज्ञात करना संभव तो है, हमने ज्ञात किया ही है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। y का मान 7 बता रखा है तो y का मान 7 आया था और x का मान कितना, 2/3 बोल रहा है। यहाँ कितना बोल रहा है, 2/3। तो इसमें आप देख रहे हैं कि y का मान 2/3 है, x का मान 2/3 है। तो x का मान 2/3 कहाँ है, अपने पास है ही नहीं। y का मान तो 7 हो गया लेकिन x का मान 2/3 नहीं, ये आ रहा है। और यहाँ से x की वैल्यू जो है वो जैसे -1/3 y का मान है। अब मैं कुल मिला के एक बात बता दूँ आपको, सॉरी यहाँ पर एक बात ये आ रही थी कि एक ही जो आपकी मैट्रिक्स है, एक ही मैट्रिक्स के लिए एक अज्ञात अवयव के लिए 2 मान संभव नहीं है। समझ में आ गई बात। 2 अवयव, अब जैसे x का मान यहाँ पर अलग आ रहा है, यहाँ पर अलग आ रहा है, ऐसा संभव नहीं है। यहाँ दोनों मान संभव नहीं होंगे क्योंकि जब x का मान जैसे मान लो मैं -7/3 यहाँ रखता हूँ तो उसको सरल करने पर 0 आना चाहिए, उसको संतुष्ट करना चाहिए। और वही मान जब मैं यहाँ रखता हूँ तो फिर उसकी जो वैल्यू है वो अपने पास में यहाँ जैसे 4 है तो 4 आनी चाहिए, ऐसा होता नहीं है। तो x के इन दोनों मानों के लिए ये दोनों मैट्रिक्स है वो समान मैट्रिक्स नहीं हो सकती। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है ना वही आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 10, इसमें थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना था कि हमने ज्ञात करके देख लिया x की कितनी वैल्यू आ रही है, x की 2 वैल्यू आ रही है। और x की दोनों वैल्यू को यदि अपन यहाँ पर प्रयोग में लेके देखेंगे, x का मान दोनों जगह सेम रखें तो फिर जो अवयव आ रहे हैं वो बराबर नहीं आ रहे। चलिए प्रश्न संख्या 10, और प्रश्न संख्या 10 जो है वो कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न यदि अचानक हमारे सामने आता है तो हम लोग उसको नहीं कर सकते यदि हमने पहले उसको ध्यान से नहीं समझा है। तो प्रश्न संख्या 10 क्या है, 3 × 3 कोटि, 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूह है आव्यूहों की कुल संख्या, आव्यूहों की कुल संख्या कितनी होगी, कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि, जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो।
अब देखो बात ये आ रही है कि पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो आपकी मैट्रिक्स है उसकी कोटि कितनी है। तो मैट्रिक्स की कोटि यहाँ पर बता रखी है, कितनी है, 3 × 3। अब इस मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या कितनी होगी, अवयवों की संख्या, तो जो कोटि होती है ना आपकी, उनको आपस में गुणा करने पर जो रिजल्ट आता है वो उस मैट्रिक्स में कुल अवयवों की संख्या बन जाती है। अब क्या रहा है कि आपकी जो 9 अवयव आप उसमें दर्शाना चाहते हो, उसमें 0 या 1, सब जगह 0 लिख सकते हैं, सब जगह अपन 1 लिख सकते हैं, या कुछ जगह 0 या कुछ जगह 1, ऐसी कितनी संभावनाएं हैं, कितनी प्रकार की मैट्रिक्स बनाई जा सकती है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम बड़ा बड़ा करके देखेंगे, ऐसा तो संभव है नहीं। उसके लिए हमारे पास में एक व्यवस्था है, परिविष्ट जो अपन अवयव है, परिविष्ट अवयवों की संभावित संख्या, देखो 1 या 0 बोल रखा है, अथवा 1 या 0 कितने अवयव हो गए, 2। संभावित अवयव कितने हो गए अपने पास में, 2, कि 2 अवयव अपन आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, या तो 1 लिखेंगे या 0 लिखेंगे। अब अपने को बतानी है कुल अवयवों की संख्या। तो इसका एक फिक्स रूल है कि जैसे आपके पास में 0 या 1 अवयव को प्रविष्ट करना है, तो उसको कितनी प्रकार से हम दर्शा सकते हैं, प्रविष्ट अवयवों की संभावित तरीके कि कितने तरीके से हम उसको दर्शा सकते हैं। हमें 1 या 0 के बारे में बताना है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 2 तरीके हैं, या तो 1 लिखा जाएगा या वहाँ 0, 2 के अलावा अपने पास में कोई ऑप्शन नहीं है। परिविष्ट अवयवों की संभावित तरीके हैं वो कितने हो जाएंगे, 1 और 0 के लिए 2। तो जितने संभावित तरीके हैं, संभावित तरीके, और इसके ऊपर मैट्रिक्स के जो अवयव हैं वो पावर आएगी, मैट्रिक्स के अवयव। तो संभावित तरीके हैं वो हमने 2 मान लिए, और मैट्रिक्स के टोटल अवयव कितने थे, 9। 2 की पावर 9 को सरल करने का मतलब आप समझ गए कि 2 को 9 बार आपस में लिख करके मल्टीप्लाई करना उनको, और उसका रिजल्ट आएगा 512 है। और ये आपका किसी न किसी ऑप्शन में मिल जाएगा। इसमें ऑप्शन दिए गए अपने को A, B, C और D। ऑप्शन A में लिखा गया है 27, 18, 512 और 81। तो आपको पता चल रहा है कि ये 512 है, ये ऑप्शन C में आपको मिल रहा है, तो ये आपका ऑप्शन C राइट हो जाएगा। इस प्रश्न के बारे में हम एक बार फिर से बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कि कितने भी कोटि की आपको मैट्रिक्स बोली जा सकती है। तो जैसे 3 × 3 बोलिए तो दूसरी कोटि भी हो सकती है। उसके अवयवों की कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टि में 0 या 1। तो अपने पास में इस मैट्रिक्स के कोटि दे रखी है, कोटि से उसमें अवयवों की संख्या निर्धारित कर दो कितनी होगी। अब परिविष्ट जो अवयव है, जैसे अपन कौन कौन से अवयव दर्शा रहे हैं, उनको दर्शाने के कुल कितने तरीके हैं, तो उसके कुल दर्शाने के तरीके 2 हैं, क्योंकि या तो आप अवयव की जगह 1 लिखोगे या कितना लिखोगे, 0 लिखोगे, इसके अलावा तो संभावना नहीं। तो हमारे पास में 2 ही तरीके हैं, तो यहाँ तरीकों की संख्या लिख दो। अब हमें बतानी है कि इस प्रकार की कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं, कुल अवयवों की संख्या। तो आपको जो अवयव कितनी तरीके से दर्शा सकते हैं अपन, उनके तरीके, और उसके ऊपर पावर में आएगा मैट्रिक्स के अवयव। तो संभावित तरीके यहाँ पर जैसे 2 देखे थे, मैट्रिक्स के अवयवों की संख्या यहाँ 9 थी, 2 के ऊपर पावर 9 आएगी, और उसको सरल करके फिर हम उसको हल कर लेंगे। ये जो आपकी एक्सरसाइज है प्रश्नावली 3.1 है, वो 10वें क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होती है, समाप्त होती है। आपको ध्यान हो गया होगा कि 3.1 है, उसमें केवल जोड़ बाकी गुणा है, और एक एक्यूरेसी रखनी है अपने को। जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं या कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस स्थिति में अपने को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए काम करना। जल्दबाजी करोगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, और अपनी यदि सावधानी रखते हैं तो एक भी प्रश्न है 3.1 का गलत नहीं होगा। आप लगातार प्रयास करते रहिए। इस वीडियो में केवल हम इतनी ही चर्चा करेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।